नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट डॉक्टर कपूर की चंचला। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ऑन योर मीडिया फोकस चैनल। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिससे आपको इंतहाई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलती हुई बीमारी पर हम हमेशा बात करते हैं, तो इस बार भी हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में उसका आउटब्रेक होता ही रहता है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं खसरा यानी मीज़ल्स के ऊपर। मीज़ल्स एक ख़तरनाक बीमारी है जिसका बर वक्त अगर इलाज ना किया जाए और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन सामने आने लग जाएँ तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों डॉक्टर कपूर, आपका क्या ख़्याल है मीज़ल्स के बारे जी में? बिल्कुल ऐसा ही है। मीज़ल्स एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और सबसे ज़्यादा जो कॉमनली ये होते हैं ये बच्चों के अंदर होते हैं। मीज़ल्स होने को तो किसी में भी हो सकते हैं, बड़ों को भी मीज़ल्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है इसलिए बच्चे सबसे ज़्यादा पहले टारगेट होते हैं इस बीमारी से। खसरा क्या है? खसरा जो है एक वायरल बीमारी है, मतलब इसमें कोई एंटीबायोटिक हम नहीं देते। ये एक वायरस है जो आपकी बॉडी में चला जाता है और ये लग सकता है। बेसिकली ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, अगर किसी को खसरा हो चुका है तो उससे आपको भी खसरा हो सकता है। जी, ये एक हाईली कंटेजियस बीमारी है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है, हवा के अंदर मौजूद होती है। उस पर्सन से कांटेक्ट में आना जिसको खसरा है, उस बच्चे के साथ या उस शख्स के साथ जिसको खसरा हो चुकी है, उसके साथ कांटेक्ट में आना, छींकने से या थूकने से, मुँह के सलाइवा से ये बीमारी लग सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और जिन अफ़राद को खसरा हो जाती है तो थोड़े दिन की बात होती है, 7 टू 14 डेज़ इसका मुक इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। तो अगर आप आइसोलेशन इख्तियार कर लें तो अपने साथ-साथ दूसरों को भी महफूज़ रख सकते हैं। खसरे का जो बेसिक इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 दिन का होता है, जिसके अंदर हमें चाहिए कि हम दूसरे बच्चों से भी दूर रखें अपने बच्चे को और क्या नाम है, इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो होता है वो खसरा आहिस्ता-आहिस्ता रिकवरी के फ़ेज़ में जाता है। लेकिन तब भी इस खसरे को मुकम्मल सही होने में तकरीबन 14 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हर वायरल इन्फेक्शन कम से कम 2 हफ़्ते तो लेती है सही होने में। अच्छा, इसके साथ ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, ठीक है? आप कितने इन्फेक्ट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि खसरा अगर आपको हो जाती है तो 2 लोगों को एक ही तरीके से वो इफ़ेक्ट करे। किसी को सिम्पटम्स जल्दी भी ख़त्म हो सकते हैं, किसी को लगता है कि वो 2 हफ़्ते तक चलें। ऐसे जी, भी ऐसा ही है और इसके साथ-साथ हम बात करते हैं इसके अलामात की। खसरा जो होता है वो सबसे पहले आपको बुखार आने लगता है, बहुत तेज़ बुखार आता है खसरे में। 102, 103, 104 इस तरीके से फ़ीवर आता है। आप दवाइयाँ लेते हो, आपको नहीं पता चलता क्या हो रहा है, साथ में नज़ला होने लगता है, आँखों से पानी बहने लगता है, इस तरीके की कैफ़ियत हो इनिशियली जाती है। डायग्नोज करना मुश्किल है सिर्फ इन सिम्टम्स के ऊपर कि अगर बुखार आ रहा है, नज़ला बह रहा है। ये कॉमन कोल्ड में, कॉमन फ्लू में भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। लेकिन एक रिमार्केबल फ़ीचर ऐसा है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये खसरा है या नहीं, वो है रैशेज़। रैशेज़ सबसे पहले अपीयर होते हैं आपके ये जो चीक्स होते हैं, गाल के अंदर यहाँ पे रैशेज़ अपीयर होते हैं, फेस पे रैशेज़ अपीयर होते हैं, रेड रैशेज़ होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जो है वो रैशेज़ एक कॉमन फ़ीचर्स होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये खसरा है। लेकिन जो रैशेज़ है वो फर्स्ट डे नहीं आता कभी भी। रैशेज़ हमेशा आपको 5वें या छठे दिन पे रैशेज़ आते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट डे पे आपको बुखार होता है, तेज़ बुखार होने लगता है। तेज़ बुखार के साथ-साथ आँखों से पानी आने लगता है, मुँह से पानी आने लगता है। अब मदर्स ये कंप्लेन करती है कि हमारे बच्चे के मुँह से बहुत ज़्यादा थूक आ रहा है, आँखों से पानी बह रहा है, समटाइम जो है वो आपके कान से भी पस वगैरह इस तरीके की आइज़ भी चीज़ें आने रेड हो लगती है। जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस के भी जैसे हाँ, सिम्टम्स आइज़ आते हैं। भी रेड हो जाती है जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कफ़ भी होती है इसके अंदर। उससे ज़्यादा सबसे मेन चीज़ है बच्चा जो होता है ना वो बहुत इरिटेबल होता है। इतना तंग करता है, रोता रहता है कि मदर को समझ नहीं आता कि बच्चे को हुआ क्या है। उसके साथ-साथ जैसे-जैसे दिन गुज़रते जाते हैं, बुखार आपका कंट्रोल में नहीं आता, आप पैनाडॉल भी दे रहे होते तब भी आपका बुखार कंट्रोल में नहीं आता और तकरीबन 5वें या छठे दिन पे जाके आपको रैशेज़ निकलने लगते हैं। और रैशेज़ जो होते हैं वो सबसे पहले आपके पेट पे, आपके चेस्ट पे निकलते हैं। बिल्कुल बारीक-बारीक रैशेज़ होते हैं, जैसे एलर्जी के रैशेज़ होते हैं उसी तरीके के रैशेज़ होते हैं। यहाँ पे आपको एक साथ-साथ एक बात और बताते चलते हैं कि खसरा के जो रैश होते हैं वो चिकन पॉक्स के रैशेज़ से डिफरेंट होते हैं। खसरा जो होती है वो अलग बीमारी है और चिकन पॉक्स एक अलग बीमारी है। खसरा के रैशेज़ का जैसे डॉक्टर साहब ने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि वो रैशेज़ ऐसे होते हैं एलर्जी की तरह बारीक दाने होते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स के जो दाने होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और वो बीमारी ख़त्म होने के साथ झड़ जाते हैं। लेकिन जो खसरा के रैशेज़ होते हैं
वो टाइम के साथ जो इसका अपना वायरस का जो टाइम है, बीमारी अपना टाइम लेती है, उसके साथ ख़त्म होने के साथ-साथ ये डिसअपियर हो जाते हैं, ये झड़ते नहीं हैं। और उसके साथ-साथ ये भी है कि चिकन पॉक्स के जो दाने होते हैं वो दूर-दूर होते हैं, जी, बारीक नहीं होते, बड़े होते बड़े हैं, होते हैं, करीब भी नहीं होते। उभरे हुए दाने होते हैं। हाँ, करीब भी नहीं होते, खसरे के बिल्कुल भरे हुए दाने होते हैं, बारीक-बारीक होते हैं, हुँ। रैशेज़ की तरह, एलर्जी की तरह नज़र आते हैं वो जी, हमें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स लोगों के काफ़ी ख़राब हैं हमारे मुल्क में, ये चीज़ अक्सर हमें देखने में आती है, हमें पता है इस बात का कि अगर किसी को खसरा या चिकन पॉक्स हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि मौलवी साहब के पास वो मोर का पेड़ लेके झाड़ने के लिए उसको चले जाते हैं और खुदारा ऐसा ना करें। इसके लिए अगर आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। पहला सिम्पटम आते ही, चाहे वो आपको पता हो खसरा है या नहीं है, बुखार आया है, खांसी आई है, बच्चे के मामले में आपने कोई रिस्क नहीं लेना है। आपने जाना है अपने करीबी कंसल्टेंट के पास, उससे मशवरा लेना है, क्योंकि डॉक्टर है वो इस चीज़ का माहिर है, उसको समझ आ जाएगी। अगर 5 दिन से पहले आप पहुँच गए अपने डॉक्टर के पास, तो वो बता देंगे कि इसको खसरा निकलने वाली है, अब आपको ये करना है, ये एहतियात करनी है, बाकी बच्चों को आइसोलेट कर देना है, किस तरह से हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि लेट कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि बच्चों को डायरिया हो जाता है, एयर इन्फेक्शन हो जाता है, आई में कंजक्टिवाइटिस यानी आशुब चश्म की बीमारी भी हो सकती है, और साथ-साथ नमूनिया हो सकता है, खाँसी, रिस्पिरेटरी सिम्पटम्स, ये इसके फेफड़ों के मसाइल भी हो सकते हैं। तो ये आपको एक बात, जो अच्छा कंसल्टेंट होगा, जो डॉक्टर होगा, वही बता सकता है। मौलवी और ये झाड़ने वाले लोग ये आपको नहीं बता सकते कि मोर के पर से इसका खसरा झड़ गया है या इसकी दूसरी बीमारी कोई भी वो झड़ गई है। ये झाड़ने से नहीं झड़ती है। डॉक्टर इकरा, आप मोर के पंख की बात करी, मैंने तो लोगों को ये भी देखा है कि नीम के पत्ते रख लेते हैं या फिर गले में कोई ताबीज़ तरीके की चीज़ें बना के पहन लेते हैं, वो कहते हैं खसरा झड़ जाता है इन चीज़ों से। नहीं, नहीं, ऐसे खसरा बिल्कुल भी नहीं झड़ता है। हमने आपको बार-बार बताते हैं, हर प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि अगर आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, कोई भी इश्यू है, आप अपने करीबी कंसल्टेंट के पास जाइए। हमारे यहाँ बैठ के मकसद आपको बताने का सिर्फ़ यही है कि आपको बीमारियों के बारे में आगाही हासिल हो और आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएँ। बीमारियाँ सबको होती हैं, उसका इलाज भी मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि बीमारियों का इलाज मुमकिन नहीं है। खसरा की अगर बात करें, तो इसकी प्रिवेंशन हमारे पास बहुत अच्छा इसका तरीका मौजूद है कि हम इसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। क्यों डॉक्टर कपूर? जी, ऐसा ही है, हम इसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और हमारे जो ईपीआई प्रोग्राम है, उसके अंदर खसरे की वैक्सीनेशन मौजूद भी है। जी। गवर्नमेंट हमें फ्री प्रोवाइड करती है हर बच्चे को 9 माह पे और 15 माह पे। तो इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को 9 माह का और 15 माह का इंजेक्शन ज़रूर लगाएँ। और उसी इंजेक्शन के साथ-साथ 3 वायरस से हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। एमएमआर की वैक्सीन लगती है, जिसके अंदर मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला। इससे अच्छी बात और क्या होगी, एक वैक्सीन में आपको 3 बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, आपके बच्चों की जान 3 बीमारियों से बच जाएगी। तो वैक्सीन को ज़रूर यकीनी बनाएँ कि आप छोटे बच्चे जो वैक्सीन लगवाने की उम्र में हैं, उनको वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। ज़्यादातर बीमारियाँ वैक्सीन लगाने से प्रिवेंट कर सकते हैं हम। जी, ऐसा ही है और इसके साथ-साथ प्रिवेंशन के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जिस बच्चे को खसरा हो चुका है, उस बच्चे को दूसरे बच्चे से दूर रखें, उसकी चीज़ों को दूसरों की चीज़ों से दूर रखें। जैसे कि हमने शुरू में ही बात की है कि खसरा एक-दूसरे से फैलता है। कंटेजियस बीमारी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, हवा में इसका वायरस मौजूद होता है, एक-दूसरे से लग सकता है, हाइजीन मेंटेन करें, हाथों की सफाई का ख़्याल रखें, डेली शावर लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, तो जो घर वाले या आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं, "भई, नहलाना नहीं इनको, नहलाना नहीं है, नहलाना नहीं है।" ये तो हमें समझ में ही नहीं आता। हम कहते हैं हाइजीन का ख़्याल रखें, सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें, आप लोग नहाने से मना कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने साथ और दूसरों के साथ ज़ुल्म ना करें, शावर रोज़ लें और हाइजीन का बहुत अच्छे से ख़्याल रखें। एंटीबैक्टीरियल सोप से अपने हैंड्स को वॉश करें, कपड़े वॉश करें, कपड़े अलग रखें अगर कोई बीमारी लग जाए। तो इसके साथ आप सिर्फ़ एक बीमारी से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और डॉक्टर इकरा, एक्चुअली खसरे की कोई मुख्तसर ट्रीटमेंट नहीं होती। खसरे में हमें वायरल बीमारियों में ना हमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। जैसे अगर बुखार आ गया तो हमने बुखार को कम करना होता है। जी। बुखार को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर बहुत तेज़ बुखार है, किसी भी चीज़ से नहीं उतर रहा, तो आप या तो सर पे पट्टी करें या बच्चे को नहला दें। जी। जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा ये कि जैसे अभी डॉक्टर कपूर ने पहले भी ज़िक्र किया था कि हम इसके लिए कोई एंटीबायोटिक तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये वायरल बीमारी है। इसके लिए सिर्फ़ बचा जा सकता है तो वैक्सीन से बचा जा सकता है, या फिर हम इसके सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसमें एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ-साथ हम मल्टीविटामिन्स देते हैं। लेकिन कभी-कभार ये होता है कि खसरा जिन्होंने मोस्टली उनके साथ होता है जिन्होंने खसरे की वैक्सीन नहीं लगाई होती, कि उनको निमोनिया भी हो जाता है, साथ में मोशन, उल्टियाँ, ये सारी चीज़ें होने लगती है, आँखों में इन्फेक्शन।
उस वक़्त हमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर खसरे के साथ पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या सीने में इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले हम टेस्ट करवाते हैं, सीने का एक्स-रे करवाते हैं, पेशाब का टेस्ट करवाते हैं। जितने टेस्ट होते हैं उनको टेस्ट करते हैं और उनको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम बात करते हैं कि बच्चों में तो हमने काफ़ी बात कर ली कि खसरा कैसे फैलती है। खसरा बच्चों में नहीं, बड़ों में भी फैल सकती है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। और दूसरा ये कि वैक्सीन लगाने के बावजूद खसरा हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगाने का एक फ़ायदा ये होगा कि जो सिम्पटम्स वैक्सीन लगाने के बाद जिस शिद्दत से नहीं आएँगे, वो बग़ैर वैक्सीन के बहुत ज़्यादा आएँगे। हो सकता है कि अगर आपने वैक्सीन ना लगाई हो तो आपको खसरा के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो जाए। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, नमूनिया आपको इतना सिवियर हो जाए कि वो ट्रीट करना मुश्किल हो जाए। अगर हम मीज़ल्स की बात करें तो हमारे पास एक डेटा मौजूद है WHO का, जिसमें वर्ल्ड वाइड मीज़ल्स यानी खसरा से बहुत ज़्यादा अमवात जो हैं वो वाक़या होती हैं। तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि छोटों में छोटे बच्चों में खसरा निकलती है, बड़ों में भी खसरा निकलती है। हम बड़ों के लिए क्या कर सकते हैं? बड़ों के लिए ये कर सकते हैं कि मीज़ल्स का यानी खसरा का बूस्टर डोज़ लगवा सकते हैं। दूसरा ये कि कॉम्प्लिकेशंस को हम कम करने के लिए ये कर सकते हैं कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। अगर डायरिया हो गया है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का हम आपको बार-बार बताते हैं। अपनी इनटेक में फ्लूइड्स को इस्तेमाल करें, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें, और सबसे ज़्यादा ओआरएस का इस्तेमाल करें। ओआरएस का इस्तेमाल करें। जी, ओआरएस आपको सबसे ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, चाहे मोशन हो, चाहे आप निढाल हो, अगर आपके बच्चे निढाल भी है तो भी आप ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि ओआरएस जो है वो खाली डायरिया के अंदर इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को वॉमिटिंग भी हो रही है तो भी आपको पानी के बजाय आप अगर ओआरएस पिलाएँगे तो उनके जितने भी नमकियात की कमी हो जाती है वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। जी, बिल्कुल। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि कौन लोग हैं जो खसरा के रिस्क पे हैं। खसरा हमने जैसे डिस्कस किया कि सिर्फ़ छोटों में नहीं बल्कि बड़ों में भी होती है, तो वो कौन लोग हैं जो इस बीमारी के रिस्क पे हैं, जिनको ये लग सकती है। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बड़ी कम होती है, बच्चे हों या बड़े हों, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होगी, कोई भी बीमारी हो, खसरा नहीं कोई भी बीमारी उनको सबसे पहले अटैक करती है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, प्रेगनेंसी में भी खसरा हो सकता है क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। फिर वो लोग जिनको एचआईवी एड्स है या ऐसे लोग जो किसी बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला है या जिनको शुगर है, डायबिटीज़ वग़ैरह जो है, तो उनको सबसे ज़्यादा वो रिस्क पे होते हैं कि उनको ये वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले अटैक करे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों में जब अगर खसरा हो जाती है तो जो बच्चों की वालिदैन हैं, जो ख़ास तौर पे जो माएँ हैं, जो फ़र्स्ट आती हैं केयर टेकर और केयर गिवर के तौर पे, तो वो इस बीमारी के हवाले से अपने घर के अंदर रहते हुए क्या कर सकती हैं इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए? अगर बीमारी हो गई है, तो आगे दूसरे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमने जैसे बात की थी कि जब भी हम कोई बच्चा बीमार हो या उसका फर्स्ट सिम्पटम आए तो हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर के पास जाएँ जी। और डॉक्टर जो भी मशवरा दें उस पे एहतियात करें। लेकिन जो माएँ कर सकती है सबसे पहले ओआरएस का पानी पिलाएँ ताकि बच्चा हाइड्रेटेड रहे, ताकि बच्चे में पानी की कमी ना हो, कुछ और हो ना हो पानी की कमी ना हो। खसरे के अंदर बच्चे खाना-पीना छोड़ देते हैं और उसके साथ-साथ ज़ाहिर है वो वीक होने लगते हैं, लेकिन नमकियात की कमी भी हो जाती है तो उसके लिए ओआरएस बेस्ट है। उसके साथ-साथ निमोनिया होने लगता है, निमोनिया में हम सिंपली नेबुलाइज़ वगैरह भी करवा सकते हैं। खाँसी की दवाइयाँ दे सकते हैं, बुखार को उतारने के लिए बुखार की दवाइयाँ जो होती हैं ओवर द काउंटर मिलती है वो हम दे सकते हैं, सर पे पट्टियाँ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे रैशेज़ हो जाते हैं उसमें क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, कैलेमिन लोशंस आते हैं। उसके अलावा लोग नीम का इस्तेमाल पहले ज़माने में बहुत करते थे क्योंकि नीम के पत्ते में वो ताकत होती है जो हमारे स्किन के रैशेज़ को कम करती है। चलें, घरेलू टोटके में आपको कोई एक बात नई आज सुनने में मिली है। डॉक्टर कप्पू ने अपने मुँह से कहा है कि नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, नीम के हाँ, पत्तों की डिमांड बढ़ जाएगी आज से मार्केट में। देखिए नीम के पत्ते के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं क्योंकि नीम के पत्ते को कहा जाता है कि वो एक वंडर ट्री है। नीम के पत्ते के अंदर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और भी स्किन डिजीज़ेज़ के लिए नीम के पत्तों का जी, काफ़ी हम जगह नीम नाम के लिया पत्तों का जाता है। लेप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नीम का पत्ता अगर हम घर पे रख देंगे तो खसरा झड़ जाएगा। जैसे कि हमने पहले बात की है कि खसरे के लिए हमारे पास वैक्सीन्स मौजूद हैं और वैक्सीन लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीन्स नहीं लगाएँगे तो इससे हमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी। खसरा हम कहते हैं, सुनते हैं कि ज़िंदगी में एक दफ़ा तो हर किसी ना किसी को हो ही जाता है। तो खसरे के जो कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस किए हैं, अगर हम वैक्सीन्स नहीं लगाएँगे तो हमें निमोनिया भी हो सकता है,
पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, आंतों का इन्फेक्शन जिसे हम कह रहे होते हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है, कान में इन्फेक्शन हो सकता है और ये निमोनिया लोगों की जान भी ले सकती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वैक्सीन का इस्तेमाल करें। जैसे कि हम पोलियो के 2 कतरे पीते हैं, उसी तरीके से हमें चाहिए कि 9 माह पे और 15 माह पे अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक के हवाले से मज़ीद कोई सवाल करना चाहते हैं, अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के हवाले से कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पे और हमारी ईमेल एड्रेस पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर कप्पू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।